हाय एवरीवन, दिस इज कोमल यादव। कैसे हैं आप लोग? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल के बारे में। तो हमने देखा था कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हमने देखा था कि सेल के कितने कंपोनेंट होते हैं, सेल के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं कि सेल में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था सेल, फिर पढ़ा सेल थ्योरी, फिर सेल के टाइप्स, फिर हमने देखा कि सेल के कितने कंपोनेंट होते हैं। सेल कंपोनेंट जिसमें आया आउटर कवरिंग, फिर हमने देखा था प्रोटोप्लाज्म, और इस सेल कंपोनेंट में आता है सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है सेल कंपोनेंट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सेल कंपोनेंट, वो भी सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल कंपोनेंट में हमने आउटर कवरिंग देख लिया, प्रोटोप्लाज्म देख लिया। आज पढ़ेंगे सेल कंपोनेंट में सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती है जो कि किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, और उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज होती है जो कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हेल्प करती है, और किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो काम करता है, कोई भी काम करता है, उसमें भी हेल्पफुल होता है केमिकल एक्टिविटीज। यही एक केमिकल एक्टिविटीज है जिसके कारण जो उसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो यहाँ पे हम बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स में होता है लिटिल मेम्ब्रेन बॉन्ड। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है? लिटिल मेम्ब्रेन बॉन्ड। इसी एक कंपोनेंट के कारण, सेल के इसी कंपोनेंट के कारण जो सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल में इसी के कारण विभिन्नता होती है या डिफरेंस होता है। तो पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोट सेल अलग अलग क्यों हैं? हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को इक्वल क्यों नहीं कह सकते? तो ये यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के प्रेजेंट के कारण, यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा अभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है और ये क्यों जरूरत होती है सेल ऑर्गेनेल्स की? तो किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज होते हैं, और वो केमिकल एक्टिविटीज जो है वही सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं, जिसके कारण किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी का पॉइंट। यहाँ पे देखिए, इस साइड आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज की जरूरत होती है जो सपोर्ट देती है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और फंक्शन को सपोर्ट देती है, वही केमिकल एक्टिविटीज। और आगे का पॉइंट डिस्कस भी कर लिया है मैंने। फिर देखिए आपको एनसीईआरटी में क्या लिखा है, टू कीप दिस एक्टिविटीज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यही एक्टिविटीज, इसी एक्टिविटीज के कारण जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। These cells use little bond membrane structure within themselves called cell organelles. इस सेल के पास एक लिटिल बॉन्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। दे कैरी आउट मैनी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। यही जो है बहुत सारे फंक्शन को सेल के अंदर कंट्रोल करता है।
दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेपरेटेड यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। यही एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके कारण प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से अलग होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट, द ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर ऑफन रेफर्ड एज सेल इंक्लूजन, और इसी सेल ऑर्गेनेल्स से सेल इंक्लूजन बनता है। हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लिया कि ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज, दिस इज अ केमिकल एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज किसी भी सेल के अंदर होता है। यही केमिकल एक्टिविटीज जो है वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सपोर्ट देता है और इसके पास एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है? तो टाइप ऑफ, तब तक के लिए इसको आप नोट करें। हमने देखा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। फिर अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स, प्लास्टिड, ये सब आते हैं। तो इस स्लाइड पे बस 2 ही आता है और आज की क्लास में हम बस माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का घर होता है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का हाउस जो है किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है, जो ऑब्जर्व किया सबसे पहले, वो है उस साइंटिस्ट का नाम है कॉलिकर और उसने 1880 में करा था। अब यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस मतलब अर्ध संरक्षी होता है और ये जो होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये ना कि सेल डिवीजन के बाद इसका नंबर बढ़ेगा, ये नहीं, ये अपने आप ग्रोथ करता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो संख्या है वो बढ़ता रहता है। इसके जो 2 मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन बॉन्ड और एक होता है इनर मेम्ब्रेन बॉन्ड। आउटर मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोरस होता है और ये जो इनर मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है और फोल्डेड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इसके अंदर डीएनए मैट्रिक्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बोलता है साइंटिस्ट। Mitochondria known as powerhouse of the cell. These were first observed by Kolliker in 1880. अभी हमने बताया कि ये ऑब्जर्व किस साइंटिस्ट ने करा था? कॉलिकर ने। और कितने में करा था? 1880 में। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। मतलब क्या? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपको डबल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, डबल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, तो इसके जो ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है जिसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर बात करें, पीछे भी हमने ये पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। तो न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने बोला कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोरस होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टी विच क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर। ये जो क्रिस्टी जो होते हैं जिसके कारण
इस सेल ऑर्गेनेल्स को बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है और इस सरफेस एरिया के लार्ज होने के कारण यहाँ पे जो है एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिससे के कारण बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें उस एटीपी का यूज होता है। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट नहीं करेगा तो इतने सारे जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे। तो इसके लिए इसको जो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे ज़्यादा एटीपी जो जनरेट करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये जो है इनर मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये जो आपको ये दिख रही है ये फोल्डेड, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। ये जो है ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन और इसके बीच के स्पेस को बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने तो देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और ये हमने भी बात करी थी कि ये सेमी ऑटोनोमस होता है, मतलब अर्धसंरक्षी होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप रेप्लिकेट करता रहता है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो ये फोल्डेड हो जाते हैं, ट्यूब्यूल्स वगैरह, सीट्स वगैरह बन जाते हैं, जिसके कारण उसमें जो चेंजेज आता है उसी को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स। ये जो होते हैं ये 3 फॉर्म में होते हैं, एक होता है क्रिस्टी और एक होता है ट्यूब्यूल्स और एक होता है वेसिकल्स। Depending upon nature of its membrane, endoplasmic reticulum is of 2 types, rough endoplasmic reticulum और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या होते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है, तो नहीं उस पर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें 2 होता है, न्यूक्लियस में तो 2 मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, एक इनर और एक आउटर। तो आउटर वाले के जो फोल्डेड होने से उससे जो ट्यूब्यूल्स और सीट्स वगैरह बनते हैं उसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे हमने देखा अभी, और ये जो होते हैं 3 फॉर्म में हो सकते हैं, एक होता है वेसिकल्स, दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स और एक होता है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। फिर हमने बात करी यहाँ पे होता है रफ। राइबोसोम के प्रेजेंट और एब्सेंस पे हम डिसाइड करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। तो जिस भी अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर उसके प्रेजेंट होता है राइबोसोम तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये प्रेजेंट नहीं होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड सीट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये जो है लार्ज नेटवर्क सीट है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड में ट्यूब्यूल्स और सीट के एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंड होने से होता है और इसको जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये जो है स्ट्रक्चर में समान होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या आता है, सेल वॉल और सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स, cisternae, vesicles and tubules. Depending upon nature of its membrane, endoplasmic reticulum is of 2 types. Endoplasmic reticulum जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि उसमें राइबोसोम के प्रेजेंट, इट कंटेन्स राइबोसोमल पार्टिकल्स, इसमें राइबोसोमल पार्टिकल्स होते हैं, ड्यू टू विच सरफेस इज रफ, और इसके प्रेजेंस के कारण इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। द राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये जो है जो फैट मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर में और लिपिड मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। तो एक बार चलिए फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सेल्स, लार्ज सेल्स वगैरह होते हैं, उसमें उसको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज की ज़रूरत होती है। और वो केमिकल एक्टिविटीज जो है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को हेल्प देता है। और उसके पास प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड, लिटिल मेम्ब्रेन बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इस सब टोटल को मिला कर हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स के कारण ही कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है यूकैरियोटिक सेल से कोई भी यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से अलग होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब ऊर्जा का जो गृह होता है, ऊर्जा का जो घर है, उसको बोला पावर हाउस ऑफ सेल। किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वर्ड फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कॉलिकर। जिस साइंटिस्ट ने इसका फर्स्ट बार डिस्कवर किया था, जिसने देखा था फर्स्ट बार, उसका नाम है कॉलिकर। और कितने में देखा था? 1880 में। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। The outer membrane is very porous and inner membrane is folded in finger-like projection is called crest, which create large surface area for ATP generating chemical reaction। और ये जो है folded, जिसके कारण यहाँ पे surface area बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पे बहुत सारे ATP जनरेट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। यह आपको माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक स्ट्रक्चर ऐसे लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे कट किया, फिर हमने देखा कि यहाँ पे कैसे अंदर में जो है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है और कैसे क्रिस्टी वगैरह है और उसमें कितने मैट्रिक्स, डीएनए वगैरह ये सब कैसे दिख रहा है, ये उसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब क्या? किसी भी तार का जाल ऐसे 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 उस पे होगा। तो इट इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड शीट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो है शीट और ट्यूब्स जो है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंड से, मतलब उससे फोल्ड होके बना है, ना कि ये किसी बाहरी चीजों से। और ये यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के समान होता है। इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स depending upon nature of its membrane. Endoplasmic reticulum is of 2 types, rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ में प्रेजेंट नहीं होते। ये जो होता है मैन्युफैक्चर का काम करता है फैट मॉलिक्यूल्स का और लिपिड का, और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। राइबोसोम के कारण यहाँ का जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है और यहाँ पे नहीं होता तो रफ नहीं होता है। इतना देखें और आगे कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।